हेलो दोस्तों। तो आज हम समांतर श्रेणी में देखेंगे कि अगर कोई एपी यानी कि कोई समांतर श्रेणी है तो उसमें कुल कितने पद हैं। ये आज हम देखेंगे कि किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, और हम ये देखेंगे कि कोई पद कौन से नंबर पे है। ये चीज़ें अपने को देखनी है। तो आप एग्जाम्पल के थ्रू इसको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो देखिए, जैसे मान लीजिए कि कोई समांतर श्रेणी अपने को दे दी गई है A1, A2, A3, ऐसे करते करते बहुत सारी समांतर श्रेणियाँ दी गई हैं। ठीक है, तो अपने को कुछ ऐसे क्वेश्चन देगा कि मान लीजिए कि लास्ट में कोई टर्म है, मान लीजिए AN है, तो हमसे ये पूछ सकता है ना कि इसमें कुल कितने पद हैं, और ये कोई संख्या होगी। ठीक है, या अपने को कोई AP दे दिया है, बीच में कोई टर्म पूछ देगा कि ये जो नंबर है, ये जो टर्म है, मान लीजिए AM है, ये कौन से नंबर पर है, ये हमसे पूछ देगा। ठीक है, तो इस चीज़ को हम अगर एग्जाम्पल के थ्रू समझें तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, चलिए समझते हैं अभी से। जैसे देखिए, हमको निकालना है कि कौन सा पद किस नंबर पर है, ये हमें देखना है। ठीक है, या किसी AP यानी किसी समांतर श्रेणी का nवां पद क्या है, ये अपने को देखना है। तो आप ऐसे समझिए, मान लीजिए कि पहला पद, हम ऐसा बोल रहे हैं कि अभी मानना है, मान लीजिए कि पहला पद जो है वो A दे दिया गया है, और जो सर्वांतर है, सर्वांतर का मतलब कॉमन डिफरेंस, ये अपने को D दे रखा है, ऐसा मान लीजिए दे रखा है। ठीक है, और कोई AP है, कोई AP कोई समांतर श्रेणी है, A1, A2, A3, A4, A5, ऐसे करते करते आपका N तक है, यानी AN। ठीक है, अब यहाँ पे समझते हैं कि अगर कोई AP दिया है जिसमें पहला पद A है, सर्वांतर D है, तो जो nth पद होगा, nवां पद होगा, वो क्या होगा। अगर उसे कैलकुलेट करना है तो देखिए कैसे निकालेंगे। अगर हम A1 की बात करें तो A1, पहला पद A1 है, और A1 किसके बराबर है, A के बराबर है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें दूसरे पद की, तो दूसरे पद यानी A2, तो A2 जो होगा, आप अगर पिछले टर्म की बात करें तो पिछले लेक्चर्स में आप सारी चीज़ें देख चुके हैं, उसके हिसाब से आपको समझना ज़्यादा आसान होगा कि अगर हम A2 की बात कर रहे हैं तो A2 क्या होगा, इसमें अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो इसमें इस सर्वांतर को जब आप जोड़ देंगे तो ये आपका मिल जाएगा, मतलब A2 मिल जाएगा। ज़रा इसको दूसरे तरीके से आप समझिए। ठीक है, अगर हम A2 की बात करें, मतलब एक सर्वांतर की बात करते हैं, तो इसमें से इसको घटाएंगे, तो जब इसमें से इसको घटाएंगे तो आता क्या है, D। तो हम करेंगे A2 माइनस A1, और ये बराबर आ जाएगा D के। ठीक है, अगर हम इनके बीच सर्वांतर देखें, इनके बीच, तो A3 माइनस A2, तो A3 माइनस A2, और ये किसके बराबर होता है, D के, सर्वांतर D के। A4 माइनस A3, तो A4 माइनस A3, ये भी होता है बराबर D के। A5 माइनस A4, A5 माइनस A4, ये भी होता है हमारा D के बराबर। बात समझ में आ रही है। चलिए, अगर ये बात समझ में आ रही तो इसको थोड़ा सही से लिखें। तो अगर इसको इधर भेज दें तो बचेगा इधर A2, अरे हम क्या कर रहे हैं, इसको इधर भेज रहे हैं, तो माइनस इधर जाएगा तो क्या बनेगा, प्लस, लेकिन इधर क्या बन जाएगा, A2, तो इधर तो A2 रहा बराबर, ये आपका D, और ये माइनस इधर जाएगा तो ये D प्लस A1 आ जाएगा। इसको अगर सही से लिखना चाहें हम तो A1 प्लस D लिख सकते हैं, तो A1 प्लस D हम लिख देंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ से निकल के आया क्या ओवरऑल, कि A2 बराबर A1 प्लस D, ये निकल के आया है कि A2 की जो वैल्यू है वो A1 प्लस D है। यानी कि अगर हम ये निकालना चाहते हैं तो A1 में अगर हम सर्वांतर जोड़ दें तो हमें A2 मिल जाएगा। ठीक है, और अगर A1 की बात करें तो A1 किसके बराबर है, A के, तो ये आ जाएगा A प्लस D। तो एक्चुअल में जो हमारा A2 है वो A प्लस D के बराबर है। लेकिन अगर हम A3 की बात करें, A3 की बात करें तो A3 ये रहेगा, बराबर करेंगे। अब इसको इधर भेजिए तो ये D प्लस A2 बनेगा। अगर इसको थोड़ा सही से लिखना चाहें तो हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ से हम लिख सकते हैं
A2 प्लस डी ये लिख सकते हैं। ठीक है, A2 प्लस डी हम ये लिख सकते हैं। आगे की ज़रा कहानी आप समझिए, आगे की कहानी समझिए। A2, अब A2 की वैल्यू क्या है? A2 की वैल्यू है A1 प्लस डी। A2 की वैल्यू क्या है? A1 प्लस डी। और A1 की वैल्यू क्या है? A, तो A प्लस डी ये लिख देंगे। तो यहाँ से A2 की जगह इसकी जगह हम लिख सकते हैं A प्लस डी, तो ये आ जाएगा A प्लस डी, और ये D पहले से ही है, ये D, तो A प्लस 2D आ जाएगा। ज़रा देखिए, आपको बात समझ में आ रही है? तो हम यहाँ से देख रहे हैं कि जो A3 की वैल्यू आ रही है A प्लस 2D आ रही है। ठीक है, इसी तरीके से अगर यहाँ से देखा जाए A4, तो A4 बराबर हम लिख सकते हैं, इसको इधर लाइए तो A3 प्लस डी आ जाएगा। अब आप समझ गए हैं, A3 की वैल्यू अगर देखी जाए तो A प्लस 2D है। यहाँ से देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ना A प्लस 2D, ये एक्चुअल में A3 की वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ से A3 के प्लेस पे A प्लस 2D लिखेंगे, A प्लस 2D, ये तो A3 और ये प्लस D, तो D, तो ये आ जाएगा A प्लस 3D, A प्लस 2D प्लस D इज इक्वल्स टू 3D। ठीक है, अगर हम इसी तरीके से बात करें A5 की, तो A5 आ जाएगा A4 प्लस D। अगर A4 की बात करें तो A4 आपका है, ये किसके बराबर है? A4 के, तो A4 की जगह रखेंगे A प्लस 3D, तो A प्लस 3D और प्लस D, ये आ जाएगा A प्लस 4D, ये आपका आ गया। और A प्लस 4D जो आप देख रहे हैं, ये एक्चुअल में A5 के बराबर है। ठीक है, A5 के बराबर है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई कि इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं। ज़रा कहानी आप अच्छे से समझिएगा। ठीक है, इसको शॉर्ट तरीके से हम आपको समझा दे रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम इसको हटा दे रहे हैं। देखिए, ये चैप्टर टफ नहीं है, आप आसानी से ये चैप्टर कर सकते हैं, बस आपको एक एक बात ध्यान से समझना होगा। हाँ जी, चलिए आगे समझते हैं। जैसा कि हम देखें कि A1 बराबर A आपका है, ये तो ठीक है, लेकिन अगर A2 की बात करें तो A2 क्या हमारा आया है? A1 प्लस डी, यानी अगर बात करें तो A प्लस 2D आया है, ये आया है, सॉरी A प्लस डी आया है, A प्लस डी आया है ये। अगर हम A3 की बात करें तो A3 क्या आया है? A2 प्लस डी, एक्चुअल में ये आया है A प्लस 2D। ठीक है, अगर हम बात करें A4 की तो आया है A3 प्लस डी, यानी कि अगर A4 की बात करें, इसमें D जोड़ दीजिए, ये आ जाएगा। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें D जोड़ दीजिए, ये आएगा। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें D जोड़ दीजिए, आपको A2 मिल जाएगा। ये कहानी समझ में आ रही है? अगर हम A3 की बात करें, A3 प्लस डी है, तो इसे लिख सकते हैं A प्लस 3D, आप ये लिखेंगे। ठीक है, अब ज़रा कहानी समझिए कि अगर मान लीजिए कि हम AN निकालना चाहते हैं, तो ये आ जाएगा AN-1। जैसे ये आपका A4 था तो ये A3 था, एक कम था, तो अगर ये AN है तो ये AN-1 होगा। मतलब अगर हम बात करें आगे वाले में कि अगर ये AN है तो इसके जस्ट पहले क्या आएगा? AN-1 आएगा। इसके जस्ट पहले क्या आएगा? ये AN-2 आएगा। आप ये कहानी समझ रहे हैं? तो ये आएगा, प्लस आप लिखेंगे D। लेकिन अब आप समझिए, AN-D, अगर यहाँ 3 था तो यहाँ 3 है, यहाँ 2 है तो यहाँ 2 है, यहाँ 1 है तो इसके आगे क्या है? 1 है। आप कहानी समझिए, यहाँ 3 तो यहाँ 3, तो इसका मतलब कि अगर यहाँ पे N-1 है तो D के आगे भी N-1 आएगा। जैसे यहाँ A3 है तो यहाँ पे देख रहे हैं कि A प्लस 3 है, तो यहाँ पे अगर N-1 है तो हम यहाँ लिखेंगे A प्लस, अब यहाँ पे लिखेंगे N-1 इंटू D। आप समझ पाए? तो इस तरीके से अपने को ये समझ में आ गया कि अगर हमसे nवां पद यानी कि nth टर्म की बात करता है कि nवां पद क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला है AN बराबर A प्लस N-1 इंटू D। ठीक है,
ये आपका फॉर्मूला बन गया। और इस तरीके से हम निकालते हैं, ये हमारा nवां पद है, nवां पद, इसको बोलते हैं nth टर्म, nth टर्म, ठीक है। इसको आप कभी कभी ना लास्ट टर्म भी बोलेंगे, एल भी बोलेंगे, जब बोलेंगे तब देखा जाएगा, अभी फिलहाल ये है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आप रट्टा मार लीजिए। इसके बाद आपके एनसीईआरटी में जो एग्जाम्पल दिए गए हैं हम उन एग्जाम्पल्स को करते हैं। हाँ जी, ठीक है। अच्छा, इसको ना हम व्यापक पद भी बोलते हैं, यानी कि जनरल टर्म, व्यापक पद, इसको जनरल टर्म भी बोला जाता है, ठीक है। चलिए, अब ये थ्योरी आपको समझ में आ गई। ये फॉर्मूला आप ध्यान रखिएगा कि ए एन इज इक्वल्स टू होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये होता है हमारा nवां पद। चलिए जी, आगे की कहानी अपन समझते हैं और एग्जाम्पल देखिए, और ये आपके एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 3 है, ठीक है, उदाहरण नंबर 3। अब उदाहरण नंबर 3 क्या दे रखा है आप ये देखिए, चलिए समझिए। बोर्ड स्क्रीन पे आपके ये क्वेश्चन आएगा या आप बुक देख लीजिए। दिया है कि एपी 2, 7, 12 और आगे डॉट डॉट है का 10वां पद ज्ञात करिए, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो देखिए, अपने को जो एपी दे रखा है, यानी कि समांतर श्रेणी जो दे रखा है, वो दे रखा है 2, 7, 2, 7 2, 7 फिर 12, 2, 7, 12 और ऐसे करते करते हमसे बोल रहा है ना कि आप 10वां पद बताइए, कि अगर ये एक समांतर श्रेणी है तो इसका 10वां पद क्या होगा, अपने को ये बताना है, ठीक है। अब समझिए कि जब अपने को nवां पद ज्ञात करना होता था तो फॉर्मूला ए एन लिखते थे। जब nवां पद अपने को ज्ञात करना होता था तो ए एन बराबर लिखते हैं ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, हम ये लिखते हैं। मतलब हमें चाहिए पहला पद और सर्वांतर। तो अगर हम इस समांतर श्रेणी में पहला पद की बात करें तो देखिए, पहला जो पद दे रखा है वो है ये आपका a बराबर 2 दे रखा है, ठीक है। अगर हम बात करें सर्वांतर, सर्वांतर का मतलब d की, सर्वांतर यानी हम बात करने जा रहे हैं d की, ठीक है। तो अगर हम d की बात करें तो d बराबर क्या होता है, इसमें से आप इसको घटाएंगे, यानी कि 7 माइनस 2 बराबर 5, यानी कि सर्वांतर क्या आ गया है 5। अपने से पूछ रहा है 10वां पद, क्या पूछ रहा है 10वां, यानी कि n की वैल्यू क्या दे रखी है 10, n की वैल्यू क्या है 10। आगे समझिए, अब हमको n के प्लेस पे क्या रख देना है 10, तो यहाँ रखेंगे a 10, यानी कि 10वां पद बराबर a की जगह क्या रखेंगे 2 प्लस n की जगह क्या रखेंगे, n बराबर क्या है 10, तो हम रखेंगे 10 माइनस 1, n की जगह 10 माइनस 1, और d की बात करें तो d बराबर कितना दे रखा है 5, तो ये आएगा 5। अब समझिए, 2 प्लस 10 में से 1 घटाएंगे तो 9 गुणे 5, ये आ जाएगा 2 प्लस 9 पचे 45, और 45 और 2 कितना होगा 47, ठीक है, 45 2 47, यानी कि जो 10वां पद अपना होगा वो 47 होगा, 10वां पद क्या होगा 47 होगा। बात समझ में आ गई। चलिए, ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। वैसे आप ये समझिए कि कहीं भी आपको डाउट होने वाला नहीं है। हाँ, लेकिन आपको अगर सर्वांतर ज्ञात करना है पहला पद, तो ये हम 5.1 एक्सरसाइज यानी कि प्रश्नावली 5.1 कर रहे थे, वहाँ पे हम सब कुछ सीख गए हैं। अब उतनी ज़्यादा अपने को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, यानी कि चौथे नंबर के क्वेश्चन की, उदाहरण की। तो चौथे नंबर का उदाहरण अपने को क्या दे रखा है, बोल रहा है कि एक एपी है, एपी 21, 18, 15 का कौन सा पद -81 है, साथ ही क्या इस एपी का कोई पद शून्य है, सकारण उत्तर दीजिए। समझिए, यहाँ पे अपने को जो एपी दे रखा है, एपी वो कुछ दे रखा है ऐसे कि ये 21 है, 18 है,
15 है, ये अपने को AP दे रखा है। इसमें हमसे बोल रहा है कि -81, इसी में कहीं -81 आएगा, ये कौन सा पद है, यानी कि हम बोलेंगे कि nवां पद है। 81 -81 कौन सा पद है, nवां पद है। ठीक है, चलिए इसमें बोल रहा है कि क्या कोई पद शून्य होगा, अगर होगा कि नहीं होगा आगे की बात है, पहले हम देख लेते हैं कि -81 कौन सा पद है। तो यानी कि हम यहाँ पे बात करें अगर कि पहला पद, तो पहले पद को अपन A से दिखाते हैं और A की वैल्यू क्या है 21 A है। सर्वांतर को D से दिखाते हैं और D बराबर ये माइनस ये होता है, यानी कि 18 - 21 बराबर आएगा -3। ठीक है, अब अपने को बोल रहा है कि n की वैल्यू बताओ क्या होगी, लेकिन हमसे ये बोल रहा है कि जो an है उसकी वैल्यू -81 है। an की वैल्यू क्या है, -81। समझिए an की वैल्यू कितनी है, -81 बराबर a की वैल्यू कितनी है 21, तो 21 प्लस अब n की जगह क्या है, n तो हमसे पूछा है, यानी कि यही वैल्यू पूछी है, -1 इंटू D, और D की वैल्यू कितनी दे रखी है, -3, तो ये दे रखा है आपको -3। बात समझ में आई। तो ये -81 बराबर 21 माइनस और ये प्लस क्या होगा, -3n-1 ये आएगा। इसको आप इधर लेके आइए, जब इसको इधर लेके आएंगे तो -81, ये प्लस से इधर आएगा तो -21 बराबर -3n-1 ये बचेगा। अब इसमें से इसको घटाएंगे, मतलब दोनों जुड़ेगा तो -102 आएगा, और -102 बराबर -3n-1 ये आ जाएगा। अब ये गुणा में है, इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, यानी कि हम देखेंगे कि n-1 बराबर -102 बटे में -3, माइनस से माइनस कैंसल हो गया, 102 बटे में 3 ये आएगा, और ये काटेंगे तो 3 त्रिके 9 और 3 चौक को 12 ये आएगा। ठीक है, यानी कि आप इस क्वेश्चन में देख रहे हैं कि n-1 की वैल्यू क्या है 34, तो n बराबर क्या आएगा 34, और ये माइनस इधर जाएगा तो +1 और ये आ जाएगा 35, यानी n की वैल्यू कितनी आ गई है 35। बात समझ में आ रही है। तो देखिए ये हमको समझ में आ गया कि जो -81 यानी कि -81 है वो इस समांतर श्रेणी का 35वां पद है। कौन सा पद है, 35वां पद है। बात समझ में आ गई। अगर बात समझ में आ गई तो इसी में दूसरा पूछा है कि क्या इस पद का कोई टर्म, कोई इस समांतर श्रेणी का कोई पद 0 होगा, तो अब अपने को पता लगाना है। तो हम मान लेते हैं कि 0 चलिए ये है, लेकिन ये 0 कौन से नंबर पर है ये हमें पता लगाना है। अब इसको हटा दीजिए, अब इसको मान लीजिए कि ये mवां पद 0 होगा, मान लीजिए। ठीक है, मान लीजिए। तो अब यहाँ समझिए कि अगर हमसे mवां पद पूछ रहा है, यानी कि अब mवां पद, mवां का मतलब कि m, तो हम यहाँ पे am लिख देंगे, जहाँ an लिखना था वहाँ पे अब लिख देंगे am। तो हमसे mवां पद की बात कर रहा है, तो यानी कि अब हमें बताना है m की वैल्यू। देखो हम n भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, घर की खेती है। लेकिन अगर बात करें यहाँ पे कि am की वैल्यू क्या है, तो कहेंगे 0, यही ना है कि mवां पद हम मान लेते हैं कि 0 है। अब यहाँ समझिए, यहाँ भी आप m बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। n दरअसल इसमें देखिए 2 क्वेश्चन हैं, तो एक क्वेश्चन में n मान चुके हैं तो दूसरे में n मान लेते हैं, क्या दिक्कत है। हाँ जी, अब m की वैल्यू देखनी है और हमें ये देखना है कि क्या 0 होगा। अब देखिए यहाँ पे am की वैल्यू कितनी है, 0 दे रखी है, बराबर a, और a की वैल्यू कितनी है 21 प्लस m-1 इंटू d की वैल्यू क्या है -3 है। तो 0 बराबर 21 माइनस और प्लस क्या होगा माइनस। अब इसको लिख सकते हैं 3m-1, ये लिख सकते हैं, इतना आपको पता है। इसको इधर भेजिए, -21 बराबर -3m-1 ये आएगा।
इसको भेज दीजिए इधर, तो -21/-3 बराबर m-1 ये आएगा। माइनस से माइनस 3 सते 21। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे कि m-1 की वैल्यू क्या है, 7 है। m-1 की वैल्यू क्या है, 7 है। तो m बराबर क्या आएगा, 7 + 1 = 8। यानी कि हम कहेंगे ये कि इस समांतर श्रेणी में जो 8वां पद है वो 0 है। क्या है, 0। समझ में बात आई? चलिए, तो ये हमारा 4th नंबर का क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट होता है। देखिए, इसमें बस बातों को आपको समझना है। उदाहरण करने का मतलब बस ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे इस चैप्टर के, ठीक है। मतलब एग्जाम्पल के भी क्वेश्चन कर लेंगे और उधर के भी क्वेश्चन कर लेंगे, इसका बस मतलब यही है। हम अब 5th नंबर के क्वेश्चन की बात करते हैं। देखते हैं कि 5वें नंबर का क्वेश्चन क्या है। देखिए, यहाँ पे बोल रहा है कि वह एपी निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा पद 5 और 7वां पद 9 है। हमें एक एपी बनानी है, यानी समांतर श्रेणी बनाना है, जिसमें हमसे ये बोल रहा है कि तीसरा पद का मतलब A3 बराबर 5 दे रखा है। फिर बोल रहा है इसमें 7वां पद 9 है, A7 की वैल्यू 9 है, ये दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे समझिए, मान लीजिए कि जो पहला पद है, हम ऐसा मान लेते हैं कि पहला पद A है और सर्वांतर D है। हम ये मान लेते हैं, ठीक है, ये हमने माना पहला पद A और सर्वांतर D है। तो इस तरीके से अगर हम A3 लिखें तो A3 में क्या लिखेंगे, A3 बराबर पहला पद A है प्लस n-1 और n की जगह क्या है, 3। तो यहाँ पर रखेंगे 3 - 1 इंटू D, ये होता है। अब A3 की वैल्यू कितनी है, 5। आप ना इसको इधर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, आप A3 इधर लिख दो बराबर A3। अब सॉल्व करने में थोड़ा ज़्यादा बेहतर रहेगा। A की वैल्यू क्या है, A प्लस 3 - 1 क्या होगा, 2 और D तो D है बराबर A3 की वैल्यू कितनी है, 5। तो ये रखेंगे 5। ये हमारा पहला हो गया, ठीक है। अब आगे की कहानी समझिए। हम A7 की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे A प्लस 7, n के प्लेस पे 7, तो 7 - 1 इंटू D बराबर, और क्या दे रखा है, 9, और ये हमारा हो गया है दूसरा, ठीक है। यही चीज़ समझ रहे हैं आप, ऐसे लिखा जाएगा। अब क्या करिए, आप इसको एक बार और सॉल्व करिए, इसको अभी दूसरा मत मानिए। A प्लस 7 में से 1 तो 6, D बराबर 9, ये हमारा दूसरा समीकरण है। अब देखिए, जो बड़ा है ना उसमें से छोटे को घटाइए, ये आसान रहेगा। तो आप सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन घटाएंगे। सेकेंड इक्वेशन ये दे रखी है, फर्स्ट क्या है, A प्लस 2D बराबर 5, ये दे रखा है। घटाइए, माइनस माइनस माइनस, जब घटाते हैं तो क्या बनता है, प्लस का माइनस, इसके आगे भी प्लस है तो उसका माइनस, ये कैंसल। 6D में से 2D घटाएंगे तो क्या बचेगा, 4D बराबर 9 में से 5 घटाएंगे तो 4, तो D बराबर आ जाएगा 4/4 यानी कि 1, ये आ जाएगा, ठीक है। अब यहीं पे हमें सर्वांतर ज्ञात करना है। आप इसे उठा के किसी भी में रख दीजिए, तो हम बोलेंगे इसे पहले समीकरण में रखने पर जब हम पहले समीकरण में रखेंगे तो क्या मिलेगा वो देखिए। यहाँ से समझिए, इसको हम यहाँ रख रहे हैं, तो A तो ठीक है, प्लस 2 की जगह क्या रखेंगे, 2, और D की जगह क्या रखेंगे, 1। तो 2 × 1 बराबर 5, तो A प्लस 2 बराबर 5, तो A बराबर आ जाएगा 5 - 2 यानी कि 3 आ जाएगा। यानी A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी, ठीक है। A की वैल्यू आ गई 3। अब यहाँ पे समझिए, अब अगर हम प्रथम पद की बात करें तो प्रथम पद क्या होगा, 3 होगा। लेकिन अगर हम दूसरे पद की बात करें तो अब समझिएगा,
अब ये ज़रूरत पड़ेगी। A1 बराबर क्या है A, और A की वैल्यू कितनी दे रखी है 3। लेकिन अगर A2 की बात करें तो ये A1 प्लस D ऐसा होता था, ठीक है। अगर A1 की बात करें तो कितना है 3, और D की वैल्यू कितनी दे रखी है 1, तो ये आ जाएगा आपका 4। मतलब दूसरा पद क्या होगा 4 होगा। अगर हम यहीं A3 की बात करें तो A3 क्या होता था A2 प्लस D ऐसा। A2 कितना दे रखा है 4, और D की वैल्यू 1, यानी कि ये 5 आ जाएगा। A4 की बात करें तो ये आएगा A3 प्लस D, और A3 की वैल्यू 5 है प्लस। अगर हम बात करें D की तो D 1 है, यानी ये आएगा 6। इसी तरीके से आप आगे बढ़ते चले जाएंगे और आपका AP बन जाएगा। अगर हम AP की बात कर रहे हैं तो जो हमारा AP बनेगा 3 4 5 6 7 ऐसे आगे बढ़ते चला जाएगा। ये हमारी AP होगी। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे अपन।